नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया लेकर आया हूं आप सभी के लिए योजनाओं की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में। इस योजना से जितने भी एग्जाम में आपके जो सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें, योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सबसे पहले साथियों इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, इस योजना की जो शुरुआत या हम बात करें बजट घोषणा कब होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2020-21 के अंदर जो है इसकी बजट घोषणा होती है। यानी कि 2000 हम बात करें 2020-21 का जो बजट पेश किया जाता है उस बजट के अंदर जो है इसकी घोषणा की जाती है। और इसी के साथ ये योजना जो है हम बात करें 19 नवंबर 2020 को, ठीक है, 2020 को ये योजना लागू हो जाती है साथियों। फिर आपको वही याद रखना है किस बजट में, तो आप सीधा एग्जामिनर पूछेगा जब आपको याद रखना है कि 2020-21 का बजट पेश किया जाता है। अब 2020-21 का बजट क्यों कहते हैं, आप सभी को पता है कि जो बजट वर्ष है या वित्त वर्ष जो है शुरू होता है अगले साल के लिए होता है। तो 2020 1 अप्रैल से शुरू होता है ये, और 31 मार्च 2021 तक ये बजट सेशन चलता है। इसी प्रकार अगला वित्त वर्ष जो होगा वो 1 अप्रैल 2021 से होगा 2022 तक होगा। तो यहां पर इस बजट के अंदर इस योजना की घोषणा की जाती है। ये योजना तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है 29 नवंबर 2020 को। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में, याद रखिए साथियों, आपसे ये सवाल पूछे ना पूछे लेकिन ये सवाल कंफर्म आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साथियों इसके अंदर योजना के अंदर मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। तीनों ही हमें याद रखने हैं क्योंकि तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं और सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको भी बताने वाला हूं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के, देखो सबसे पहले चीज, जो भी महिला गर्भवती होगी वो भी, और स्तनपान यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो माताएं, 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर, देखो जो भी बच्चा है 3 साल तक उसके क्या है स्वास्थ्य में और पोषण में सुधार लाना भी इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही में जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना भी इस योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपको यहां याद रखना, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की पात्र हैं। साथ में अगला उद्देश्य है 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही में हम बात करें जन्म के समय वजन कम करना और दुर्बलता की जो घटनाएं होती है उनको कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो पहले ही इसके अंदर 3 हमें यहाँ विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगला क्या है, देखो साथियों, इस योजना का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसको हम कहते हैं NAFSA, माफ कीजिएगा NFSA 2013, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्यों है साथियों, मैं आपको बता दूं। यहां पर इस बात का अर्थ यह है साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने का अधिकार जो प्रदान करता है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सही स्तर पर पोषण प्रदान करने का भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और इसी एक्ट के जो प्रावधानों की पालना के स्वरूप इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण नीति। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे सीधा ही अगर एग्जामिनर सवाल पूछना चाहे तो ऐसा पूछ लेगा कि राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण नीति क्या है या क्या नाम है, तो आपको याद रखना सुपोषित राजस्थान विजन 2022। गड़बड़ कहां होने वाली है, 2021, 22, 23 यहां गड़बड़ हो सकती है, तो इसको याद रखना है। सुपोषित राजस्थान विजन 2022 क्या है, तो याद रखना राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण नीति है साथियों। उल्टा भी पूछा जा सकता है, और साथ ही में आपसे सीधा सवाल यह भी पूछा सकता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ, तो याद रखना 2013 में यह एक्ट लागू हो जाता है।
आगे हम बात करें इसके जो लक्ष्य हैं, इसको पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, पटवार वालों, ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, वनपाल, जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, आरएस वाले भी, मुख्य रूप से आरएस के लिए ये चीजें हैं। लेकिन आप याद रखें, ये यहां से आपका सवाल बनेगा। पहला सवाल ये है मेरे हिसाब से, दूसरा सवाल यहां से आपके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुख्य रूप से योजना में शामिल जिले कितने हैं? देखो, कुछ गाइड में और कुछ लोगों ने जो है 4 जिले बता रखे हैं। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, कुल 5 जिले हैं। पहली बात तो ये। अब 5 कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है उदयपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है बांसवाड़ा, और चौथा है प्रतापगढ़, और पांचवा है बारां। बारां का कौन सा है? सहरिया बहुल क्षेत्र। सहरिया बहुल क्षेत्र जो है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपके सामने 5 जिले हो गए, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। 1 2 3 4 और 5। अब लोगों ने जो है 4 ही जिले बता रखे हैं। साथियों याद रखना, स्पेशली आर्थिक समीक्षा और हर जगह सरकार की जो आधिकारिक जो पत्र हैं उसमें इसका विशेष उल्लेख है। गलती नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार गाइड पढ़ के जाते हैं या कुछ मैगजीन करंट अफेयर्स के पढ़ के जाते हैं, वो अधूरी जानकारी हमें प्रदान करती है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उनका कुछ भी नहीं जाता है, वो छाप देते हैं, हमारा नुकसान होता है। हमें इस चीज का याद रखना है, हमें एग्जाम में आंसर सही देना है। साथ ही में मैं यहां आपको बता दूं, इसमें जो है 4 जनजातीय जिले हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि 4 जिले कौन से हैं, तो जनजातीय जिले हैं। ठीक है, यहां पर जहां पर जनजातियां अधिक रूप से निवास करती हैं वो 4 जिले हैं। और एक जिला जो है वो सहरिया बहुल है, और सहरिया बहुल कौन सा है? बारां है। अब आप कहेंगे सर इन 5 को कैसे याद रखें? देखो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे मान लो राजस्थान का नक्शा अगर आप देखते हैं, और अगर आप फिर भी अगर आप नहीं याद रखते हैं, तो आपको ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का नक्शा काफी इंपॉर्टेंट देखना चाहिए। अगर हम बात करें दक्षिणी भाग की संरचना कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो सीधा यहाँ पे उदयपुर है, और इसके जस्ट नीचे ये डूंगरपुर है, ये आपका बांसवाड़ा है, और यहां आपका प्रतापगढ़ है। ये जो चारों जिले हैं ज्वाइंट में दक्षिण में अपने जुड़े हुए हैं। और साथ ही में यदि हम बात करें, बारां का जो क्षेत्र है वो इस तरफ है, यहां ये आपका बारां है। ठीक है, और यहां पर जो है इसमें आपका जो शाहबाद क्षेत्र है ये सहरिया बहुल के लिए जाना जाता है। इधर जो है आपका मुख्य रूप से झालावाड़ है, और यहां कुछ सीमा इधर दोनों तरफ कोटा की जो है लगती है। ठीक है, कोटा जो है 2 जगह सीमा बनाता है, और यहां पे कुछ क्षेत्र जो है यहां पे आपका इस तरीके से ये आपका राउत बाटा, और इधर ही फिर चित्तौड़गढ़ आ जाता है। तो आपको मुख्य रूप से राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है नक्शा जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि साथियों राजस्थान के अंदर यदि हम नक्शा याद रखते हैं तो आपके प्रत्येक हिस्ट्री के अंदर भी काम आने वाला है, योजनाओं के अंदर भी याद काम आने वाला है। आपको ज्यादा चीजें कम समय में अच्छे से याद हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको अब यहां याद रखना है कि 5 जिले हैं साथियों, और एक जो है उसमें सहरिया बहुल है, और 4 जनजातीय जिले हैं। केवल यही प्रावधान नहीं है साथियों, अभी और भी प्रावधान है। प्रावधान क्या है? एक तो इसके जो है पात्र परिवार कौन है, या पात्रता या लाभार्थी कौन है, अपात्र कौन है। साथ ही में हम बात करें इस योजना के अंतर्गत लाभ कितना दे है, कितने चरणों में दे है, साथ में इसकी नोडल एजेंसी कौन है, और इस योजना के अंतर्गत पैसा कौन देगा। तो ये सभी प्रावधान अभी बाकी हैं, इन सभी के लिए बने रहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात हम तुरंत प्रभाव से करते हैं। साथियों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत यदि हम लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी की श्रेणी में कौन कौन होंगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर 2020, काफी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, नोट कर लीजिएगा कि 1 नवंबर 2020 ये योजना कब लागू होती है? आपको पता होगा 19 नवंबर 2020 को ये योजना लागू होती है, अर्थात नवंबर महीने में होती है। तो 1 नवंबर 2020 या उसके बाद दूसरी संतान के साथ है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तारीख क्या है? 1 नवंबर 2020 या उसके बाद दूसरी संतान के साथ गर्भवती होने पर ही इस योजना के अंतर्गत लाभदेय होगा साथियों। पहली बात तो यह है कि 1 नवंबर 2020 के बाद में वो महिला जो है प्रेग्नेंट होना चाहिए, और वो भी क्या है? दूसरी संतान के साथ। यानी कि अगर उसका पहला ही गर्भ है या पहले ही उसकी संतान होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस योजना के अंतर्गत लाभदेय नहीं होगा, यहां साफ साफ लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर एग्जाम में आपको काफ़ी विशेषता याद रखने वाली चीज़ है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से लिखा है कि लाभ केवल तभी दे होगा जब दूसरी संतान गर्भ में होगी या दूसरी संतान पैदा होगी। ठीक है, पहली संतान पर इस योजना के अंतर्गत लाभ दे नहीं है। आगे हम बात करें, यदि पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी का, यानी कि जो भी पात्र है उसका गर्भ गिर जाता है या चिकित्सा से गर्भ समाप्ति की जाती है या मृत शिशु के जन्म की स्थिति में, यानी कि जो बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो महिला पुनः लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी। यहां इस लाइन को आप काफी इंपॉर्टेंट समझिए। सबसे पहली चीज तो है, यदि महिला का क्या होता है, गर्भ गिर जाता है किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश या कोई भी कारण होता है, या चिकित्सा से गर्भ समाप्ति। देखिए, चिकित्सा से गर्भ समाप्ति कुछ कंडीशंस के अंदर की जाती है, जिसके लिए मैंने आपको पढ़ाया भी है और आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए, MTP एक्ट। ठीक है, मैटरनिटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भ का जो है चिकित्सा समाप्ति होता है, इसके लिए कुछ प्रावधान है। हो सकता है बच्चा जो है विकलांग पैदा हो, मानसिक रूप से मंद पैदा हो या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गर्भ का जो है वो समापन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार अनुमति प्रदान करती है और इसके लिए जो है MTP एक्ट नाम, MTP एक गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये किया जा सकता है। तो हो सकता है कि गर्भ की समाप्ति हो या उसके बाद में बच्चा जो है जन्म के समय हो सकता है कि मरा हुआ पैदा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी महिला को जो है पुनः लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पढ़ी है, उस योजना में इस प्रकार का कोई लाभ दे नहीं है। वहां साफ साफ कहा गया है कि ऐसी कोई भी कंडीशन हो, लाभ दोबारा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। लेकिन यहां यह प्रावधान किया गया है, चाहे उस महिला को पूरी किस्तें प्राप्त हो गई हो। 6 किस्तें इस योजना के अंतर्गत है जिनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे 5, माफ कीजिएगा, तो यहां पर जो भी हम बात करें अगर उसको सारी किस्तें अगर उस महिला को मिल चुकी हैं, तो भी हम यहां क्या बात करेंगे कि वह पुनः लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी। साथियों, अब चलिए आगे, अपात्र यानी कि कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है, मुख्य रूप से बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वे महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत है। नियमित का मतलब होता है सरकारी होना चाहिए भाई। ठीक है, संविदा बेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या सरकार का ही कोई सार्वजनिक क्षेत्र है, बहुत सारी कंपनियां होती है ना सार्वजनिक क्षेत्र की, उनके अंदर तो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय होगा या राज्य सरकार का एम्प्लॉय। जो महिलाएं हैं वे भी इसके अंदर जो है पात्र नहीं होंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो किसी अन्य कानून के तहत इसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त कर रही है, वो महिला भी इसका पात्र नहीं होगी। आगे हम बात करें, कोई भी महिला एक साथ, काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, एक साथ लाभ नहीं ले सकती। किसका नहीं ले सकती? या तो उसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेना होगा या केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेना होगा। इन दोनों योजनाओं से केवल एक ही का लाभ प्राप्त कर सकती है, दोनों योजनाओं का लाभ साथ में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात हो गई लाभार्थी के पात्रता की और अपात्रता की। अब हम बात करते हैं इस योजना के आगे की प्रावधानों के बारे में। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इस योजना के अंतर्गत यदि लाभ की हम बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत लाभ मुख्य रूप से दूसरी संतान के जन्म पर देय होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कब होगा? दूसरी संतान के जन्म पर देय होगा। और लाभार्थी को 5 चरणों में, कितने चरणों में? सीधा एग्जामिनर पूछेगा, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, RS के अंदर कितने चरणों में राशि दी जाएगी? 5 चरणों में। कितनी दी जाएगी? 6,000 रुपये। कितनी दी जाएगी साथियों? 6,000 रुपये। यानी कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 5 चरणों में 6,000 रुपये राशि दी जाएगी। ठीक है, और कब दी जाएगी? दूसरी संतान के जन्म पर दी जाएगी। और लाभार्थी को सीधे नगद लाभ सीधे दिया जाएगा, लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। अर्थात वर्तमान में हम जितनी भी योजनाओं का लाभ लेते हैं और सीधा जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो DBT के माध्यम से ही आता है साथियों। जैसे हम पहले बात करें, हम LPG का जो हम सिलेंडर लेते थे उस समय हमारे पास जो सीधा
सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती थी वो हमारे पास सीधे डीबीटी के माध्यम से आती थी। वर्तमान में जैसे पेंशन हो गया और भी जितनी चीज़ें हैं जो सीधे अकाउंट में अमाउंट आता है वो डीबीटी के माध्यम से ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले 5 चरणों में 6,000 रुपये राशि यहाँ प्रदान की जाएगी मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं कितनी किस्तों में दी जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया 5 किस्तों में दी जाएगी और इसके लिए कुछ शर्त है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। आगे हम बात करें कितनी राशि दी जाएगी, तो आपको सबको पता है कुल 6,000 रुपये ये राशि दी जाएगी। लेकिन प्रत्येक हम बात करें चरण में एक शर्त रखी गई है। वो क्या शर्तें हैं जरा हम देख लेते हैं मुख्य रूप से। हालांकि इनमें से एग्जाम में सवाल बनने के हम बात करें तो सिर्फ 20% चांसेस हैं इन शर्तों से। आगे हालांकि आगे जो है एग्जाम में सवाल बनने के नीचे के प्रावधानों से ज़्यादा चांस है, लेकिन 20% है। लेकिन यदि हम एक बार पढ़ जाएंगे तो एग्जाम में अगर इस प्रकार का सवाल हमसे पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें ये आइडिया होगा किस चरण में कितनी राशि किस प्रकार से दी जा रही है। क्योंकि सीधा वो पूछ देगा पहले चरण दूसरे चरण दे देगा और सुमेलित करोगे कितनी राशि दी जाती है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण के अंदर यदि हम बात करें तो गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था की जांच होगी और साथ में उसका पंजीकरण किया जाएगा, ये कंडीशन होगी। लेकिन जो राशि है वो जो अंतिम महावरी तिथि से 120 दिनों के भीतर उसे आवेदन करना होगा तो उसे मिल जाएगी। ठीक है, अगली हम बात करें कितनी मिलेगी, लेकिन साथियों यहां आपको याद रखना है पहले चरण में 1,000 रुपये यहां राशि मिलेगी। आगे मैं बात करूं दूसरे चरण में कितनी राशि मिलेगी। दूसरे चरण की शर्त क्या है, कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें एएनसी पूर्ण होने पर, या हम सीधे रूप से हम बात करें तो आपका जो है 6 माह पूरे होने पर या 6 माह के भीतर, मतलब 2 जो प्रसव पूर्व जांचें हैं गर्भावस्था के 6 माह के भीतर पूरी होनी चाहिए। और इस जैसे ये पूरी होंगी इसके पश्चात सरकार तुरंत प्रभाव से आपके खाते में कितनी राशि पहुंचा देगी, 1,000 रुपये पहुंचा देगी साहब। यानी कि पहले चरण में भी 1,000 और दूसरे चरण में भी 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तीसरी शर्त क्या है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, इसे महत्वपूर्ण लगा लेना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है और यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी। तो बच्चे के जन्म पर वो भी कैसा होना चाहिए, संस्थागत प्रसव होना चाहिए, अर्थात किसी हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में जहाँ इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है वहीं पर बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो है 1,000 रुपये सरकार के द्वारा दे होंगे साथियों। आगे हम बात करते हैं चतुर्थ चरण में। चौथे चरण में बच्चे के 3.5 माह पूरे होने पर, अर्थात बच्चा जब 105 दिन का हो जाता है तो उसके सभी नियमित टीके लग जाने चाहिए और साथ में बच्चे के जन्म का पंजीकरण भी करा लिया जाना चाहिए। यानी कि जब बच्चा 105 दिन का हो जाए और साथ में यदि हम बात करें तो उसके जन्म का भी पंजीकरण होना अनिवार्य है। जब यहाँ पे हम ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो दोनों के साथ हमें 2,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी कि चौथे चरण के अंदर यदि हम बात करें तो सरकार के द्वारा सीधे आपको जो है 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं साथियों। चलिए आगे हम बात करें पांचवें चरण में। पांचवा चरण क्या कहता है, द्वितीय संतान के उपरांत दंपति द्वारा 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाने पर, स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने पर अथवा महिला द्वारा कॉपरेटी लगवाए जाने पर 1,000 रुपये की राशि दे होगी। कौन से चरण में, पांचवें चरण में साथियों। तो यहां से क्लियर हो गई। आपको एक ही बात मुख्य रूप से याद रखनी है कि भैया चौथे चरण में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। कौन से चरण में, चौथे चरण में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। बाकी सभी चरणों में 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कुल 5 चरण हैं और पैसे कितने हैं, 6,000 रुपये। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई है साथियों। अब यहां से मुख्य बात यह है कि भैया ये सब जो पैसा दिया जाएगा कि 6,000 रुपये हम देंगे, ये लेकर कहां से आएंगे, ये कौन देगा, सरकार तो देगी, लेकिन किस फंड से देगी, किस निधि से देगी। तो चलिए यहां हम बात करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल आपके बनने वाला है और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध लाभार्थी को नगद लाभ हस्तांतरण राशि खान विभाग के अधीन राज्य स्तर पर निर्मित राज्य मिनरल फंड से दी जाएगी। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यह सवाल अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहां से दी जाएगी, देखो सीधा पूछ लेगा पहले बात तो कि भैया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत वित्त पोषित विभाग कौन सा है, तो विभाग पूछे तो खान विभाग।
और अगर पूछ ले कि किस फंड से दी जाती है, तो यह पैसा कौन दे रहा है, किस निधि से दी जा रही है, तो आपको याद रखना राज्य मिनरल फंड एसएमएफ के द्वारा ये राशि दी जा रही है साथियों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया इस योजना का संचालन कितने विभाग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो पूछेगा एग्जामिनर, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां इस चीज का भी अपन निर्धारण कर लेते हैं। देखो 3 विभाग है, पहले तो आप ये याद रख लें और तीनों आपके सामने हैं। सबसे पहली चीज इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो आपके सामने पहली चीज क्लियर हो गई, महिला बाल विभाग, जो महिला व बाल विभाग जो है वो हो गया, महिला बाल विकास विभाग हो गया। दूसरा डिलीवरी होती है तो भैया स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है। तीसरा भैया पैसा कौन दे रहा है, खान विभाग दे रहा है, तो तीसरा कौन हो गया, खान विभाग हो गया। तीनों याद हुए नहीं हुए, याद रख लो। योजना किसकी है, महिला बाल विकास विभाग की है, और डिलीवरी कहाँ होती है, हॉस्पिटल में, तो स्वास्थ्य विभाग की योजना है। पैसा कौन दे रहा है, खान विभाग है। तो तीनों आपको याद हुए कि नहीं हुए, मेरे हिसाब से हो गए होंगे। अब जाते जाते 2 मिनट के अंदर पूरा रैपिड रिवीजन इस योजना का हम करवा देते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा होती है और 19 नवंबर 2019 को ये योजना लागू होती है। इस योजना के उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। मुख्य बात यह है, आपको याद रखने की योग्य बात यह है कि ये कितने जिलों में संचालित है, तो 5 जिलों में संचालित है। 4 जनजातीय क्षेत्र हैं और 1 जिला शहरिया बहुल है। 4 जनजातीय कौन कौन से हैं, उदयपुर हो गया, दूसरा कौन सा है, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर है, फिर बांसवाड़ा और फिर प्रतापगढ़ है। 4 जिले हो गए। इसके बाद में यदि हम बात करें, एक अलग से हम बात करें, हाड़ौती का जिला है, और वो कौन सा है, वो है आपका 12 शहरिया बहुल क्षेत्र। तो 5 जिले यहाँ कवर हो गए। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत पात्र जो लाभार्थी हैं वो कौन है, तो मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि भैया वे महिलाएं जो दूसरी संतान के साथ गर्भवती हुई 1 नवंबर 2020 के पश्चात दूसरी संतान के साथ वे पात्र होंगी, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें, कोई भी महिला का यदि किसी कारणवश गर्भावस्था का हम बात करें, गर्भ गिर जाता है, बच्चा मृत पैदा होता है या चिकित्सीय गर्भ का समापन होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी महिला योजना की पुनः लाभार्थी होगी, पुनः पात्रता रखेगी, ठीक है। अपात्र कौन कौन है, सरकार में काम करने वाली महिलाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाली महिलाएं इस योजना की अपात्र हैं। साथ ही में वे महिलाएं जो इस प्रकार के अन्य किसी कानून की जो है तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं वे। और तीसरा जो है हम बात करें, दोनों योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, या तो महिलाएं जो हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्राप्त करेंगी, या फिर केवल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ प्राप्त करेंगी। दोनों में से एक का ही लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे मुख्य रूप से लाभ क्या है। तो देखो साथियों, लाभ है 6,000 रुपए दिए जाएंगे 5 चरणों में। कितने हजार रुपए, 6,000 रुपए 5 चरणों में, ठीक है। तो आपके सामने 5 चरण यहां लिखे हुए हैं। मुख्य बात ये याद रखनी है, पहला जो प्रथम किस्त दी जाती है वो गर्भावस्था की जांच और पंजीयन पर दी जाएगी। हम यहां याद रखना है, तीसरी और चौथा आपको याद रखना है, यहां से आपके सवाल पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि चौथे में 2,000 रुपए दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे का जो टीकाकरण है 3.5 माह की आयु में पूरा होना चाहिए 105 दिवस में, और साथ में जन्म का पंजीकरण भी होना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है, तीसरी जो किस्त आएगी वो कब आएगी, वो तीसरी चरण में आएगी जब बच्चे का संस्थागत प्रसव हो जाएगा। तो यहां से दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोड़ा हल्का पुल्का देख लेना, ज्यादा टेंशन स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कितने जिले, 5 जिले, कितने चरण, 5 चरण, कितने पैसे, 5 जिले 5 चरण 6,000 रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा, तो राज्य मिनरल फंड, राज्य मिनरल फंड एसएमएफ, खान विभाग के अधीन राज्य स्तर पर एक फंड, एक निधि बनाई गई है जिसका नाम है राज्य मिनरल फंड से ये पैसा दिया जाएगा। इस योजना को मिलकर कितने विभाग संचालित कर रहे हैं, 3 विभाग कर रहे हैं। सबसे पहले महिला बाल विकास हो गया, दूसरा स्वास्थ्य विभाग हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, आपका खान विभाग हो गया साथियों। इसी के साथ हमारी योजना के मुख्य प्रावधान समाप्त होते हैं। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है, इससे सभी सवाल आपके कवर कर लिए गए हैं। टू द पॉइंट,
एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक सामग्री को हटाते हुए केवल क्रीम जो जो हमारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं वे सभी आपके सामने हैं साथियों। तो चलिए, ये योजना हमारी समाप्त होती है, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट, जो भी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है वो तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। साथ ही में इसी प्रकार के वीडियोस, कक्षाएं चाहने के लिए हमारी कक्षाओं को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार की और कक्षाएं लेकर आते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।